लेकिन लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आजम खान को लेकर चुप्पी है ये आपकी सवाल पार्टी उठ में। रहे हैं ओवैसी जैसे लोगों के जरिए। आरएसएस और बीजेपी के लोग वो चाहते हैं कि हमारे निशाने पे मुसलमान रहे तो हम अपनी मिशन को सफल कर लें। 19 मार्च को उनको जहर दिया गया जेल में खाने में। 28 मार्च को वो दुनिया को छोड़ के चले गए। पूरे देश की जनता सरकार की जन विरोधी नीतियों के वजह से वो हताश हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। 5 साल गुजर गया, गाजीपुर जनपद के अंदर एक गांव भी सेचुरेट नहीं। लेकिन आपको पता है 70 से ज्यादा इंटरव्यू दे चुके हैं मोदी जी, सिर्फ और सिर्फ इसी महीने में, मई के महीने में। अप्रैल में काउंट नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि 50 सीट भी नहीं जीत सकते। आज चुनाव करा दीजिए, टिकड़म से जीतते हैं ये। लोग समझते होंगे ईवीएम मशीन का टिकड़म, नहीं, समीकरण का टिकड़म। लेकिन ये गुजराती मॉडल है कि दूसरे हिस्से का, दूसरे के कानून का, दूसरी सरकार के गवर्नमेंट की उस फैसिलिटी को सब हम अपने खाते में जोड़ लें। कि समाजवादी पार्टी, जिसको पिछले चुनाव में 90% मुसलमानों ने वोट दिया, इतनी बड़ी, चाहे विपक्ष में ही बैठे लेकिन बहुत इज्जतदार उन्हें एक तरह से जगह दी विपक्ष में बैठने की, वो उनके मुद्दों को उस तरह से नहीं उठाते हैं जो उन्हें उठाना चाहिए। मुसलमानों ने वोट इसीलिए दिया कि योगी की सरकार हटाई जाए। इतना सफलता नहीं मिल सकी कि योगी हटे। योगी हट गए होते, अखिलेश बैठ गए होते तो सवाल बनता कि अब आप बैठ गए हो, हमने आपको वोट देके बैठा दिया। जिस एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हो रहा है कि भी 10 साल नरेंद्र मोदी को हो गए हैं और अब लोगों में थकान दिख रहा है, क्या ऐसा अंसारी परिवार के बारे में नहीं कहा जा सकता? नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक ज़माने में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जहाँ बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। मुझे लगता है कि कुछ सीटें, कुछ नेता और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गिना भी जाता है और तौला भी जाता है। यहाँ गाज़ीपुर में हम मौजूद हैं, अफजाल अंसारी हमारे सामने मौजूद हैं, और सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी सीट है, ये एक ऐसे नेता हैं और यहाँ की जो जनता है जिसको गिना भी जा रहा है और तौला भी जा रहा है। अफजाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस इंटरव्यू के लिए अग्री करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत गाजीपुर की धरती पर, यहाँ की जनता की ओर से, हमारी ओर से। शुक्रिया। तो यहाँ सबसे बड़ी बात, जो सवाल ही पैदा हो रहा है कि गाज़ीपुर, मऊ, घोसी, इसके आसपास और मैं मिला लेती हूँ 4-5 सीटें, अभी तक भी मुख्तार अंसारी साहब की मौत, या फिर आपकी फैमिली ये कहती है कि उनकी हत्या, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि नेता भी वही हैं, मुद्दा भी वही हैं, एक व्यक्ति जो हमारे बीच मौजूद नहीं है, फिर भी एक बड़े मुद्दे और बड़े नेता के तौर पे सिर्फ वही उभर रहा है। और इन तमाम सीटों पे जिनका मैंने जिक्र किया कि न सिर्फ कि गाज़ीपुर बल्कि इसके आसपास भी गिने भी जा रहे हैं लोग और तौले भी जा रहे हैं। क्या इस बात से सहमत हैं आप? देखिए, हमारे मीडिया के ज़रिए देश में जो एक चौथा स्तंभ था, जिसको समाज के आईने के रूप में मान्यता थी, लेकिन जो अभी केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, इसने जिस तरह से मीडिया को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, पहले भी विज्ञापन वगैरह दे करके और सरकार में बैठे हुए लोग अपना थोड़ा तो ले लेते थे मार्जिन, लेकिन इस तरह से इस्तेमाल किया कि इसका कोई इससे पहले मिसाल देखने को नहीं मिलती। उनके सारे फेलियर प्रोग्राम, खूब प्रोपेगेंडा उसका किया जाता है, और जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं उन पर चर्चा ही नहीं होती। लेकिन अपने भाषणों में तो आप कह रहे हैं कि साजिश हुई है, उनकी हत्या हुई है, उनको मारा गया है, तो नाम तो आप ले रहे हैं। जो घटना हुई है उसका आरोप मैंने लगाया और उसके आधार हैं। घटना हुई 19 मार्च को उनको जहर दिया गया जेल में खाने में। 28 मार्च को वो दुनिया को छोड़ के चले गए। उस घटना से 2-3 महीना पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल है बेटे की तरफ से कि मेरे पिता को जेल में हत्या करने की योजना है लोकसभा चुनाव के दौरान, और उसका ये लोग चुनावी फ़ायदा उठाना चाहते हैं
अनुरोध किया उसने कि हमारे पिता को हिंदुस्तान की किसी जेल में आप रख लीजिए, जो मुकदमे बचे हैं उनका ट्रायल करा लीजिए, लेकिन यूपी की जेल में अगर वो रहेंगे तो उनकी जुडिशियल कस्टडी में जेल के अंदर साजिश मुकम्मल है, हम लोग इसकी जानकारी है, हमको मिल गई है, उनकी हत्या हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद उसको लगा कि सुनने लायक केस है, उन्होंने नोटिस कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार जवाब दी, बयान हल्फी लाओ, चाक चौबंद व्यवस्था है, इतने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इतने बंदी रक्षक हैं, इतने डिप्टी जेलर हैं, इनके बीमारियों का इलाज के लिए ये टीम डॉक्टरों की बनी हुई है, पूरी मॉनिटरिंग होती है, पत्ता पत्ता चप्पा चप्पा सब कुछ कवर्ड है, कहीं कोई खतरे की चीज़ नहीं है। इनकी याचिका खारिज किया जाए, क्योंकि ये इस तरह का फ़ायदा उठाने के लिए कि ये कहीं और दूसरे स्टेट में जाएं जेल में और ट्रायल को प्रभावित कर दें, कुछ और उसका फ़ायदा उठा लें, इसलिए इनकी याचिका खारिज कर दी जाए। हम ये लिख के दे दे रहे हैं, ये सारे कुछ है और कहीं कुछ भी ऐसी घटना नहीं होनी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया कि इनकी याचिका में मामला ये है कि इसी चुनाव के मध्य ये सब कुछ किया जाएगा, इसलिए इस मामले में आपका हलफनामा आ गया, इनकी याचिका है, हम चुनाव के बाद इसको सुनने के लिए लिस्ट करते हैं। और इस दरमियान के लिए मेरा डायरेक्शन किया कि ऐसी कोई अनहोनी घटना जेल में नहीं होनी चाहिए जिसके मुख्तार के जीवन को कोई संकट पैदा हो, चाहे उनके इलाज के सिलसिले से और या उनके सुरक्षा में किसी अन्य प्रकार से। अब 3 महीना पहले ये दाखिल है और इसी तरह से सब कुछ हो गया। आप कहते हैं नहीं वो हार्ट अटैक हो गया और हम बचाने की कोशिश किए, नहीं बचे। मुख्यमंत्री स्टेटमेंट क्या देता है, मरना तो था ही। कौन अमर है? क्या मुख्यमंत्री जी अमर है? हम तो अमर नहीं हैं। वो अमर हो तो डिक्लेयर करें अपने को कि हम अमर हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हर व्यक्ति, चाहे उसके ऊपर कितना भी गंभीर आरोप लगा हो, उसको कानून और अदालत के हिसाब से जाना चाहिए। और जैसा आप कह रहे हैं, जैसा आप आरोप लगा रहे हैं, ऐसा हुआ है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरी कानून व्यवस्था, पूरा हमारा पुलिस सिस्टम, जेल व्यवस्था, सब पे सवाल खड़ा करता है। मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ, मैंने जो सवाल की शुरुआत की थी वो ये कि एक तरफ बीजेपी चाहती है कि इसी इशू से कम्युनलाइज किया जाए। जब योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं मैं मिट्टी में मिला दूंगा, एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक धर्म के लोग जिनको बाहुबली कहा गया और दूसरी धर्म के लोग जो भी बाहुबली हैं, हो सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हों, लेकिन सीधे तौर पर इसमें भेदभाव देखा जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप इसे चुनाव में जब उठा रहे हैं तो आप इसे एक मुद्दा बनाना चाहते हैं? क्या इससे भाजपा के पोलराइजेशन को मदद नहीं मिलेगी? अब उनको इस मुद्दे का कितना, वो घटना कराने में सफल हो गए हैं। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और क्षेत्र की जनता के लिए अपूरणीय क्षति हो चुकी है, उसकी कोई भरपाई अब नहीं हो सकती। इसका उनको पॉलिटिकल फ़ायदा मिल रहा है, ये 4 तारीख का रिजल्ट बता देगा, उससे पहले मैं नहीं बताऊंगा। हमें तो जनता के आंखों में वो गुस्सा दिखाई दे रहा जो इनकी सरकार फेल्योर हुई है महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर और व्याप्त भ्रष्टाचार के सवाल पर। हर तरफ जो बेरोजगार नौजवान सड़कों पे घूम रहा है, आज उसके परिवार में जो बेचैनी है, इस बढ़ी हुई महंगाई में कैसे दिन बीत रहे लोगों के, ये सारा मुद्दा है। जैसे ही सत्ताधारी दल के लोग मुख्तार अंसारी के सवाल पर कि कोई बहुत बड़ा माफिया या बदनाम आदमी हमारी गवर्नमेंट में हटा दिया गया, वो प्रधानमंत्री कहें, मुख्यमंत्री कहें, गृह मंत्री कहें, सारे लोग कहें, लेकिन ये मामला जनता की अदालत में है और जनता 1 तारीख को वोट पड़ेगा, 4 तारीख को गिनती होगी।
आप इस दुख से और आपका परिवार आगे निकल पाया है? मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि सब्र का पत्थर हम लोगों ने अपने सीने पे रख लिया और मान लिया कि कुदरत को शायद यही मंजूर था। और इससे पहले मैंने कई बार बयान दिया है कि हमारा ये ईमान है कि जब तक वक्त पूरा नहीं होगा, जब तक कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई। और अनेकों बार मुख्तार पे बहुत ही सुनियोजित हमले हुए और हर बार वो बच गए, ये कुदरत का इंतज़ाम होता था। इस बार जो ये हुआ, इसके लिए भी पहले से हम लोगों ने जब मालूम हो गया था तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में सब जन किया। हद तो ये हो कि मुख्तार ने 28 को उनकी मौत हुई है और 27 को सीधे जज से बात किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जब जेल ने उनको ट्रायल कोर्ट के जज के सामने पेश किया तो उन्होंने अपने मुंह से सीधे जज से कहा कि मुझे जहर खिलाया गया है और मेरे जिस्म में ये सकत नहीं है कि मैं खड़ा हो सकूं या बैठ सकूं, और ये लोग मेरी जान ले लेंगे। मुझे पेन किलर का इंजेक्शन दिया जा रहा और मुझे जहर खिला दिया गया है, और जज साहब मेरी जान बचा दीजिए। आप मेरे मुकदमे का ट्रायल देख रहे हैं तो मैं ज़िंदा रहूँगा तभी तो ट्रायल हो सकेगा, और ये लोग मुझे ख़त्म करने पे आमादा हैं। जज ने नोटिस लिया, ऑर्डर पास किया। 29 तारीख को सारा विवरण हमारे पास लाया जाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इनकी हालत ये कैसे है और क्या आपने इनके इलाज में किया। सारा ऑर्डर पास किया, झाड़ लगाई। 28 को मर गए, 29 को रिपोर्ट जाके क्या करेगी। उनकी विरासत को आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरी ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है काफ़ी हद तक, चाहे वो आपका जिक्र हो या मुख्तार अंसारी साहब का जिक्र हो, इन लोगों को कहीं से भी डॉन की भूमिका तो में तो देखा जाता है, ये तो कहा जाता है कि हाँ बाहुबली हैं, लेकिन सांप्रदायिकता मैं कहीं भी नहीं देख पाती कि हिंदू मुस्लिम मुद्दे में इसको लाया गया। लेकिन बीजेपी ने इसको जो कोशिश की है, आपको लगता है कुछ हद तक कामयाब रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, एक पैसा नहीं। हमारे साथ 90% हिंदू भाई है। विडंबना ये है कि गाज़ीपुर ज़िले में आप गूगल खोल के देख लीजिए, 10% सिर्फ है मुस्लिम आबादी। पूरे हिंदुस्तान के 543 में कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी खोज के निकाल लीजिए जहाँ पर कोई परिवार पिछले 50 साल से लगातार जनता के बीच में और जनता के वोट से चुन करके फिर एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से विधानसभा और लोकसभा में, ये कहीं और मिलेगी मिसाल तो बताइएगा। हम तो, हमारे यहाँ तो जो तरीक़ा है, मान्यता है, आज जब समाज में इन लोगों ने जहर फैला रखा है तो हर तरफ यही देखने को मिलता है, ज़ात और मज़हब के नाम पर समाज बढ़ मैं जाता है। आपकी सीट पर मैं एक सवाल पूछूंगी और उसके बाद बाकी राष्ट्रीय मुद्दों पर आऊंगी। वो सवाल है आपकी खुद की सीट और अपने नॉमिनेशन को लेकर। आपकी बेटी भी मैदान में है, आप भी मैदान में हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना हो गया, इसको कैसे समझा जाए? आप इसको लोग बना रहे हैं। मेरे पास 3 बेटियां हैं और जब चारों तरफ से शिकंजे में मुझे लेने के लिए गवर्नमेंट और उसकी मशीनरीज लगी हुई हैं तो मेरी सहारा वो बनी। मैं जब एक मुकदमे में यहाँ कन्विक्टेड करके जेल भेज दिया गया तो मेरी बेटी थी जो ट्रायल कोर्ट से लेके और हाई कोर्ट तक वकीलों के पास गईं, उनसे रिट फाइल कराई, वहाँ एफिडेविट दिया, और जब मुझे राहत मिली और उसके बाद भी ये नैरेटिव बनाने में लोग बहुत हद तक जनता के बीच में भ्रम फैलाने में कि अफजाल चुनाव लड़ ही नहीं सकते, टिकट मिल नहीं सकता, लड़ नहीं सकते, तो ऐसी कंडीशन में मेरे वारिस की हैसियत से मेरी बेटियां उसके जनता के बीच में हैं कि अगर आपका नॉमिनेशन रद्द होता है या बाद में आपकी सांसदी जाती है, इसलिए ऐसा हो रहा है, तो आपने एहतियात के तौर पे, सावधानी के तौर पे ये आपने इनको बिल्कुल खड़ा किया इसीलिए है। किया। और पढ़ी लिखी बेटियां हैं, जनता के बीच में हैं। अगर आप जाके देखना चाहें तो आज नूरिया गई हुई है,
सैदपुर विधानसभा में। वो पिछले चुनाव में 2019 में सैदपुर विधानसभा में वही इंचार्ज थी, पूरे चुनाव की व्यवस्था का संचालन कर रही थी। समस्या यहाँ नहीं है कि मैं तो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मोहर ठप्पा अगर जनता लगा रही तो दर्द किसको है। हम 10% की आबादी के लोग, बेटा हो या बेटी, जनता क्यों। लेकिन परिवारवाद का आरोप भी लग जाएगा। लगे परिवारवाद का आरोप, हम इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। उनका परिवारवाद का आरोप नहीं है। जय शाह किस दिन का क्रिकेटर है, कब उसने क्रिकेट खेला। वो जो करेंगे आप क्यों करेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे, आरोप उन पे नहीं लगेगा। आप में उनमें क्या फर्क हो जाएगा? नहीं, आरोप उनमें नहीं लगा, क्यों नहीं लगेगा? ऐसी बात नहीं। अब आप कहिएगा कि मोदी तो परिवारवाद नहीं किया, योगी तो परिवारवाद नहीं किया। ऊपर वाले का कर्म है, औलादे नहीं मिली इन दोनों को। न मोदी के पास कोई औलाद है, न योगी के पास कोई तो औलाद। चाहते तो वो अपने करीबी रिश्तेदारों को भी आगे अरे कर सकते चाहते थे। ना, किया है, हर क्षेत्र में किया है, पर्दे में नहीं है। मोदी के सारे क्षेत्र में लोग एडजस्ट है। हम तो जनता के बीच में भेज रहे हैं। गुजरात के लोग हो सकते हैं लेकिन उनके परिवार के लोग नहीं। इस बहस पे जाने से, ये बहस मीडिया उठाता है। परिवारवाद, बुराई क्या है? अच्छाई ये है इसमें क्योंकि अच्छाई है, दूसरे लोगों को मौका नहीं मिल पाता। अच्छाई है, उससे मौके कौन सी है? लैट्रिन खुल रही है। नहीं, मौका इसलिए नहीं मिल पाता लोगों को। अच्छाई है परिवारवाद। सिर्फ किसी के बेटा बेटी होने की वजह से काबिलियत कम होती है, उसके बाद भी आपको काबिलियत होते हुए उनको देना चाहिए। मेरी बेटी जो आई है, इसने लामाटेनिया गर्ल्स कॉलेज से इंटरमीडिएट तक, उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस तुलजापुर से उसने एमए किया। रूरल डेवलपमेंट उसका सब्जेक्ट है। वो गोल्ड मेडलिस्ट है। वो समाज में लोग इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि ये उस परिवार की है। बाकी वो क्षमता रखती है, गांव-गांव में जाती है, लोगों से मिलती है, लोगों की ज़रूरतों पर मदद करती है। मनोज सिन्हा बेटे को प्रोजेक्ट कर दें गाजीपुर में तो वो बेटा है, और वो मनोज सिन्हा नहीं, वो एलजी है, वो मनोज सिन्हा उंगली ही नहीं उठ सकती। उंगली उठे ही कि नहीं, उंगली मोड़ दी जाएगी। अफजाल अंसारी एक नफरत है, एक जलन है। और मैं कह रहा हूँ आवाम में, जनता में एक मोहब्बत है। लोगों के इस सितम की वजह से ही गरीब हमारे लिए, हमारे परिवार की बेटी भी एक्सेप्ट है। नहीं, मैं आपकी बात से ये सहमत हूँ और अच्छी बात है कि आपकी बेटी इतनी लायक है, इसलिए कि डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जो मेरे पूर्वज थे, वो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। मैं आती हूँ उस इतिहास पे, जल्दी से आती हूँ। मैं सवालों का सिलसिला ना टूटे तो एक एक करके सवाल पूछती हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये तो अच्छी खुशी की बात है कि आपकी बेटी लायक है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। सिर्फ बेटा या बेटियाँ होने की वजह से उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। चलिए, ये आज का मौजू नहीं है बहस का। अगली बात पे मैं आती हूँ, पारसनाथ राय पे आती हूँ, मनोज सिन्हा पे मैं आती हूँ। जो जिस एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र हो रहा है कि भी 10 साल नरेंद्र मोदी को हो गए हैं और अब लोगों में थकान दिख रहा है, क्या ऐसा अंसारी परिवार के बारे में नहीं कहा जा सकता कि उनको लगातार जीत मिलती रही है, यहाँ भी थकान है, दूसरे लोगों को मौका मिल सकता है? बीजेपी बहुत बड़ा चैलेंज इस बार दे रही है। पारसनाथ राय और आपकी और मनोज सिन्हा की तो इतिहास है एक राजनीतिक चुनावी दुश्मनी का। चुनाव में कोई दुश्मनी नहीं होती, एक दूसरे के लिए प्रतिद्वंदी होता है आदमी। मनोज सिन्हा गाज़ीपुर में, शायद हिंदुस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हो, इस ज़िला ऐसा हो कोई, कि जिस ज़िले में उनकी कास्ट की इतनी आबादी हो, और शायद हिंदुस्तान में कोई ऐसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होगी जिसमें कोई माइनॉरिटी का आदमी इस तरह से 50 साल से इतनी कम जनसंख्या वाले क्षेत्र से बार बार रिपीट करता हूँ। अब मैं आगे आ जाती हूँ राष्ट्रीय मुद्दों पर। जो यहाँ की गाज़ीपुर की सीट है वो उसको एक राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है, और गाज़ीपुर के अलावा 80 सीटें हैं वैसे तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिन कुछ सीटों पे चर्चा होती है वो उनमें गाज़ीपुर शामिल है। मैं आपसे नज़रिए से समझना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जो ऑफ़र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने इतिहास बनाया है, कि उन्होंने किसी को भूखा नहीं सोने दिया, 80 करोड़ से ज़्यादा जनता को वो राशन मुहैया करा रहे हैं। इसके बाद दूसरी ख़ास बात वो ये कहते हैं जो 500 साल में नहीं हुआ, उन्होंने राम का मंदिर बना दिया। तीसरी महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि उन्होंने हमेशा के लिए जो मुस्लिम अपीज़मेंट था उस पॉलिटिक्स को ख़त्म कर दिया,
और इन तीनों चीज़ों के लिए जनता उन्हें इनाम देगी और ख़ासकर उनको शुक्रिया अदा करेगी कि नरेंद्र मोदी जी धन्यवाद, आपने राम का मंदिर हमारे लिए बना दिया और मुस्लिम गुलामी जो थी उसको ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए। देखिए, तीनों मुद्दा जनता के सरोकार का सवाल मुद्दा नहीं। 80 करोड़ राशन, झूठ, महाझूठ। हमारे देश में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में कानून बनाया जा चुका था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल। वो राशन की दुकान से हर नागरिक के लिए, ये गरीबों के लिए फैसिलिटी उपलब्ध थी। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से 2 रुपए किलो गेहूं, यानी अगर आज गेहूं की कीमत 100 रुपया है तो 100 रुपये का गेहूं 10 रुपया लेके देते थे उस गवर्नमेंट में। मोदी ने उस 10 रुपए को हटा दिया। जो छूट है उसमें 90 रुपए की छूट मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के कानून से है। 10 रुपए की छूट नरेंद्र मोदी की दया से है। अगर चावल ले लीजिए तो 30 रुपए किलो से 150 रुपए का चावल हुआ। 135 रुपए की छूट मनमोहन सिंह के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत है, और 15 रुपए की छूट श्री मोदी जी की कृपा से है। लेकिन ये गुजराती मॉडल है कि दूसरे हिस्से का, दूसरे के कानून का, दूसरी सरकार के गवर्नमेंट की उस फैसिलिटी को सब हम अपने खाते में जोड़ लें। 10 रुपया तो छोड़ा एक महीने में। नहीं, आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन ऐसी करोड़ों महिलाएं हैं आज जो मुरीद हो गई हैं नरेंद्र मोदी की कि भाई हमारे घर खाना भेज रहे हैं, नहीं वो हो गया, तेल भेजते हैं, हाँ, गैस मिलती है। ये आपकी पता चलेगा, इस चुनाव में पता चलेगा। वो महिलाएं जग चुकी हैं, उनको बताया गया है इस बात को, और वो कहती हैं कि हमें राशन की दुकान से कांग्रेस सरकार में चीनी भी मिलती थी। हमें राशन की दुकान से कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन की सरकार में किरासन तेल कहते हैं, केरोसिन तेल, केरोसिन तेल मिलता था। मोदी को सीधे महिलाएं कह रही तो उन्होंने अपग्रेड कर दिया, उन्होंने गैस दिया। जनता कह रही है कि 50 रुपए की चीनी, 50 रुपए किलो की चीनी मोदी खा गया, और 75 रुपए किलो का किरासन तेल मोदी पी गया। नहीं, चलिए वो तो ठीक है, लेकिन एक तरफ वो पेट पालने का इंतजाम भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आस्था का भी इंतजाम करते हैं। नहीं, अभी तो इस पे तो टोटल कम किया। चीनी बंद कर दिया, मिट्टी का तेल बंद कर दिया, और 10 रुपए का गेहूं, 10 रुपया, 100 रुपए का गेहूं में 10 रुपए की छूट दे दी। और घर बनाए उन्होंने, प्रधानमंत्री आवास योजना, नल अब लगवाए। आप बताइए कि क्या इंदिरा आवास योजना नहीं थी? जी, लेकिन उससे बेहतर बना दिया उन्होंने, ज्यादा घर बना दिए। स्वच्छ भारत में देखिए जगह जगह टॉयलेट्स लग गए। खत्म। 80% जगह पे जाएंगे जिसने अपने से अपना स्वच्छ शौचालय बनाया है। यानी मोदी जी का जो पैसा है उसका 3 गुना पैसा जब अपना लगाया है तो वो तो है। मोदी जी के पैसे से जो बचा हुआ शौचालय है उसमें मुर्गी बंद कर रहे हैं। लेकिन ये तो 2022 में मुद्दा था, उसके बावजूद भी देखिए आदित्यनाथ जीत गए। ये जो छुटे जानवर वाला मुद्दा है, बाहिस में आके मैंने यहाँ सब जायजा लिया, खबरें भी की उस पर, लेकिन चुनाव तो जीत गए और जनता को ठगने में सफल हुए। एक आइडियोलॉजी है इनकी, उस आइडियोलॉजी से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े। मुझे लगता है कि 50 सीट भी नहीं जीत सकते। आज चुनाव करा दीजिए, टिकड़म से जीतते हैं ये। लोग समझते होंगे ईवीएम मशीन का टिकड़म, नहीं, समीकरण का टिकड़म। तो यही तो राजनीति है। लेकिन ये वही राजनीति है। जिंदगी भर गाली बका इन लोगों ने सोनीलाल पटेल को कि ये बहुत बड़ा जातवादी नेता है, इसने एक कुर्मी समाज को इकट्ठा करके जात की पार्टी बना दिया। जैसे आप अभी कह रही थी कि ये परिवारवाद नहीं हुआ, उसी तरह से उसको जातवादी कहा गया, परिवारवादी कहा गया। लेकिन उनकी मौत के बाद जब उसकी बेटी अनुप्रिया पटेल ने उस विरासत को, उस पार्टी को संभाल लिया, तो अब आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अनुप्रिया पटेल तुम चलो दिल्ली में हमारी कैबिनेट की मिनिस्टर बनो, तुम्हारे हस्बैंड को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में मिनिस्टर बनाते हैं, आप खुद चुनाव लड़ लो हमारे समर्थन से,
अपना एक पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी लड़ा लो, 2 सीट भी ले लो उत्तर प्रदेश में, आओ अपने समाज का वोट हमको दिला दो। वो जातवादी कुर्मी समाज हमारे मुंह पे वोट नहीं देगा। तुम कहोगी तो वो सोनेलाल पटेल की बेटी है, इस संगठन के माध्यम से कहोगी तो मिल जाएगा। यही चीज वो संजय निषाद को कहते हैं। संजय निषाद आइडियोलॉजी में बिल्कुल इनसे भिन्न है। वो भगवान राम के शान में भी गुस्ताखी का बयान देते हैं और ये संजय निषाद से कहते हैं कि आप आओ यूपी कैबिनेट में मंत्री बन जाओ, अपने बेटे को हमारे समर्थन से आप एमपी बना लो और अपनी जात और समाज का वोट हमको दिलाओ। हम तो कई बार ले चुके ठग के उनको कि हम आपको SC ST में रिजर्वेशन दे देंगे। और देखिए भगवान राम को निषाद राज ने तो बिना खेवाई लिए पार करा दिया था नदी, तो आप लोग वोट दे के हमको पार करा दो। हम 5 बार ठग चुके, अब नहीं आने वाले हैं सब। आप संजय निषाद जी कहोगे तो आपका समाज, हम आपको सुविधा दे दे रहे हैं, आप उनका वोट दिला दो। ओम प्रकाश राजभर से यही किया इन्होंने। आप अपने बेटे को लड़ा लो, अपने समाज का वोट हमको दिला दो। केशव मौर्य हार गया विधानसभा का चुनाव, उसको डिप्टी CM बना दिया, वो अपने समाज का वोट दिला दे। दारा सिंह चौहान हार गया चुनाव, उसको मंत्री बना दिया, उसका ये तिकड़म है। तो जिसे आप तिकड़म कह रहे हैं उसे एक इज्जतदार नाम दिया जाता है और उसको एक इज्जतदार नाम दिया जाता है, उसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग। यही तिकड़म है। आइडियोलॉजी के नाम पर उनका रिजर्वेशन खा जाओ, उनको समाज में प्रतिष्ठा न दो, उनको गुलाम की तरह से जिंदगी जीने के लिए मजबूर करो और उनके नेताओं को सुविधा देके तो जगह है ये। मैं आ रही हूँ इसी सवाल पे। 2 आखिरी सवाल और बहुत अहम सवाल हैं राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे से। पहली बात तो नरेंद्र मोदी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, बीजेपी भी थी, RSS भी थी, उनके पास बहुत बड़ा मैंडेट था। आप जो विपक्ष बार बार जो अफवाह फैला रहा है, आरोप है कि अफवाह फैला रहे हैं कि संविधान ख़त्म कर देंगे, रिजर्वेशन ख़त्म कर देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे, अगर उन्हें ये सब करना होता तो वो 10 साल में कर चुके होते। इसके लिए 15 साल की जरूरत क्यों पड़ी? कैसे कर सकते हैं? 2/3 बहुमत चाहिए इनको। कब ये 2/3 बहुमत पाए हैं? 400 का नारा इस बार क्यों दे रहे हैं? तब्दीली तो संविधान में कर सकते थे, की भी है उन्होंने कई तरह की। कहा संविधान में तब्दीलियां तो जो चाहा करी, वही मैं कह रही हूँ, कर सकते हैं। तब्दीली तो कर सकते हैं, संविधान हटा नहीं सकते, नया कानून बना सकते हैं, बिना बहस किए पास करा सकते हैं। लेकिन जनता जब आमादा हो जाती है तो तानाशाह कैसे घुटना टेकता नहीं देखा आपने? किसानों ने आंदोलन कर दिया, कानून तीनों बन गया था। लोग कहते थे अरे मोदी है, मोदी। 1500 किसान शहीद हो गए अपने आंदोलन में। अब बात यहाँ हो रही है कि 10 साल मोदी सरकार से थकान दिख रही है। मुझे भी, मैं बनारस तक गई, वहाँ भी थकान दिख रही थी जो इनका पूरी तरीके से गढ़ है। उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में देखा, बिहार में देखा, कश्मीर में देखा। लेकिन इस सब के दौरान, इस पूरी थकान, सत्ता विरोधी जो भावनाएं हैं उसके बावजूद भी 10 साल में इतनी मुस्लिम नफरत तैयार हो गई है देश में कि ये तमाम नाराजगी उस पर भारी पड़े। आज भी 90% जो गैर मुस्लिम हिंदू है वो आज भी 90% इनकी आइडियोलॉजी को नहीं मानता। वो 10% है सिर्फ जो ये आग लगाना चाहते हैं समाज को। लेकिन वोट तो इनको 38% सनातन धर्म को मानने वाला हिंदू वो बिल्कुल तैयार नहीं है इनकी सोच को एक्सेप्ट करने के लिए। आप देखिए इस चीज़ को, इन्होंने राम मंदिर बनाने का श्रेय खुद लेने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, किसी ने विरोध नहीं किया। उसमें भगवान की मूर्ति स्थापित करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा और उसकी प्राण प्रतिष्ठा के सवाल पर जो तिथि तय हुई, सनातन धर्म की 4 पीठें हैं और चारों पीठों के सम्मानित शंकराचार्य लोगों ने इनको मना किया, यह गलत हो रहा है। अधूरे मंदिर में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा संभव नहीं है, गलत है, न शास्त्र के अनुसार है न धर्म के अनुसार है। लेकिन मोदी जी चारों शंकराचार्यों से बड़े कोई धर्माचार्य हैं।
इन्होंने जबरदस्ती कर डाला अपना जो चाहता करते थे, और नतीजा ये हुआ उन शंकराचार्यों का और वो आराध्य भगवान देव का खुद उनका प्रकोप है कि ये मुद्दा जीरो हो गया पूरे देश में, शून्य है। इनके इलेक्शन में ये कहते थे कि 300 तो ऐसे मिलेगी, 100 सीट मंदिर बनाने का इनाम मिलेगा, शून्य हो गया। क्या आपको लगता है जल्दी कर दिया? शून्य हो गया। हो सकता फैजाबाद की अयोध्या सीट ये हार जाए, वो लल्लू सिंह चौहान भी हार जाएगा। उद्घाटन जल्दी कर दिया, ये वजह तो नहीं है? उद्घाटन जल्दी नहीं, शास्त्रों नियमों, कोई भी धर्म है तो उसकी एक मान्यता है, उसका एक सिस्टम है। आपने कहा सिर्फ 10% ऐसे होंगे, 10%। तो फिर ये 40% कौन लोग हैं जो उनको 14 में और 19 में वोट देते रहे? 40%। वही तो कहा, टिकड़म वाले। ये टिकड़म वाला वोट आज इनके साथ से जग रहा है। ये अगर पहले जग गया होता तो उत्तर प्रदेश में 50 सीट नहीं आएगी, 50 एमएलए नहीं जीत सकते। इनकी 50 एमएलए, इनके 50 एमएलए 10 नहीं जीतेंगे, 10 एमपी उत्तर प्रदेश में नहीं जीतेंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। 100% 9 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, डबल फिगर में नहीं जाएंगे। बीजेपी के, एनडीए के 10, बीजेपी के आइडियोलॉजी का वोट नहीं है इनके पास। नहीं, और तिकड़म के साथ कितने जीतेंगे? टिकड़म के साथ जीत सकते हैं, जितना जीत जाए, जितना जग गया हो, जितना बच गया हो। लेकिन वो बात नहीं रह गई है, वो बात खत्म। जो 80 में 80 घोंट रहे थे, आधी करने अपनी तो बहुत बड़ी बात है। अब ये लड़ रहे हैं सिर्फ इसके लिए कि हम सम्मानजनक सीटें पा जाए यूपी में। ऐसा है क्या? क्यों? लेकिन आपको पता है 70 से ज़्यादा इंटरव्यू दे चुके हैं मोदी जी, सिर्फ और सिर्फ इसी महीने में, मई के महीने में। इसे अप्रैल में काउंट नहीं कर रही हूँ। कहा जाता है ना कि जब चिराग बुझने को होता है तो उसकी लौ बड़ी हो जाती है। लेकिन किसको दिया इंटरव्यू, सवाल ये भी है। किसको दिया? थापर को दे सकते हैं, फिर एक बार बैठा दीजिए आमने सामने दोनों को। ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा आपकी बार। पानी नहीं, वो बोतल खत्म हो जाएगा तब भी। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जाना ज़रूरी है कि क्या ये पूरे हिंदुत्व की राजनीति के दबाव में जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जैसे आप भी आते हैं, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को इतना क्यों दबाया है इन्होंने? उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, मैं उंगलियों पे गिन सकती हूँ जिन जिन लोगों को टिकट दिया गया है। नहीं, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को दबाने का सवाल नहीं है। मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव तो ओवैसी साहब के नेतृत्व में सारे हिंदुस्तान में उसके लिए लगातार प्रयास जारी है। अब और बात है, लोगों को पच नहीं रहे हैं, प्रयास तो उनका है। नहीं, उनको भूल जाइए, मैं आपकी पार्टी पे सवाल पूछ रही हूँ, इंडिया अलायंस पे सवाल पूछ रही हूँ। इंडिया अलायंस का सवाल जहाँ तक है, जो सीटें हैं जो जहाँ उनको ये भरोसा है कि ये निकल सकती हैं, वहाँ उन्होंने दिया है। और मुझे लगता है कि पिछली बार से ज़्यादा ही लोग आएंगे। नहीं तो जब टिकट ही आपने नहीं दिए तो आएंगे कहाँ से लोग? जब टिकट ही नहीं दिए आपने, 25% आबादी में 80 में से कितने टिकट होने चाहिए थे? कहाँ 25% आबादी है उत्तर प्रदेश में? ज़बरदस्ती की बात है। कितने परसेंट आबादी है? मेरे ख्याल से 19.5% आबादी है। 22%, 22 से 25 के आसपास आबादी। चलिए मान लेते हैं 22%, आप कह रहे हैं 19 कह रहे हैं। नहीं, चलिए 19 मान लेते हैं। नहीं, आप 19 कह रहे हैं ना? बिल्कुल 19.5। चलिए हो ठीक है, सकता है 20 हो गई। 20 ठीक है, तो 20 में कितने टिकट होने चाहिए थे जो नहीं दिए गए? मैं समझता हूं अगर बीजेपी हारेगी तो माननीय अखिलेश यादव की इसी रणनीति से हारेगी कि मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन ना मिले। रिप्रेजेंटेशन क्यों ना मिले? रिप्रेजेंटेशन मिले, लेकिन चुनाव में उनको एक सॉफ्ट टारगेट दे दिया जाए और तीर मार दें बीजेपी के लोग। इसके लिए मुसलमान को सेक्रीफाइस करना चाहिए। अगर एक तरफ उसके सामने ये मसला है कि कहा जा रहा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, और आप कहते हैं कि बुर्का पहनने वाली मुसलमान महिला प्रधानमंत्री बनेगी। ऐसे भी तो मुस्लिम लीडर हैं इस देश में, बयान नहीं देखा आपने? देखा था मैंने। फिर तो आप ही कह रहे हैं मुसलमान कुर्बानी दे रहा है नहीं, कुर्बानी दे रहा है और देना चाहिए देश को बचाने के लिए, ताकि सॉफ्ट टारगेट ना बने। नहीं, सॉफ्ट टारगेट नहीं बने। वो इस तरह की अपनी सीट ले लेगा, बढ़ा देगा। अभी जरूरत इस बात की है
कि इन फासिस्ट ताकतों को सत्ता से हटाए। तो ये सोची समझी रणनीति है कि कम मुसलमानों को टिकट दें जिससे कम यादव क्यों नहीं गिन रहे? आप क्यों नहीं गिन रही? यहाँ ये एक तरफा बात हो रही है। बताइए कै ठो यादव को टिकट है? अपने परिवार के तो सारे लोगों को दे दिया उन्होंने। तो वो कै पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है, पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है। जीत सकता है, दिया 4 लोग बस, 4 से 5वां बताइए। तो 10% नहीं, जिसको 10% नहीं है, 14% से भी ज्यादा आबादी है। 10% कहां से? यही तो बिहार में कहा जाता था 8% है। जाति जनगणना कराया नीतीश कुमार ने, और क्या आया? 14% आबादी आ गई। और नीतीश कुमार की अपनी आबादी आई 3%। जबरदस्ती किसी की गर्दन दबा के छोटी थोड़ी किया जा सकता है। लेकिन लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आजम खान को लेकर चुप्पी है आपकी पार्टी में। उठ रहे हैं ओवैसी जैसे लोगों के जरिए। आरएसएस और बीजेपी के लोग वो चाहते हैं कि हमारे निशाने पे मुसलमान रहे तो हम अपनी मिशन को सफल कर लें। लेकिन जो ईमानदारी के सवाल है वो तो पूछे जाएंगे ना। कैसा ईमानदारी का सवाल है? हम कह रहे हैं कि अगर जो इस देश में आप कहते हैं अखिलेश ने क्या किया, ये ऐसे सवाल उठा देते हैं। क्या करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं अखिलेश से आप? कि बिल्कुल आजम खान को, उनके पूरे परिवार को बुला दिया गया, सारे के सारे लोग जेल में। अंसारी को कभी नहीं छोड़ा है पार्टी ने। जितना हो सकता है उनके लिए। किसको हिसाब इसका दिया जाए? जनता को देंगे। जनता को हिसाब सबके पास है। अभी रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, तो देखिएगा क्या हिसाब दिया। आपको शिकायत नहीं? क्यों भाई, कैसे शिकायत होगी? आजम साहब ने जिसको चाहा है वो रामपुर से चुनाव लड़ा है। आजम साहब ने जिसको चाहा है वही मुरादाबाद से चुनाव लड़ा है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान कितना नाराज है इस बात से, अखिलेश यादव से लेकर समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक? अगर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है तो ये इतना बड़ा झूठ है कि जैसे दिन को कहा जाए कि रात है। उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी का वोट बिल्कुल लामबंद होकर नहीं, वोट तो जाएगा, मैं ये नहीं कह रही हूं, तब नाराज है तो वोट किसे लेकिन जाएगा? नाराज होने के बावजूद ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं छोड़ा आपने कोई। तो ऑप्शन तो ओवैसी साहब नहीं है। एक मिसाल है, ऑप्शन तो ओवैसी साहब है। एक मिसाल है कि भाई गडरिये से अगर नाराज हैं भेड़ें तो क्या कसाई के पास चली जाएंगी? अभी नहीं। एक सवाल ये है, आजम खान के खिलाफ जो मामलात हो रहे हैं, वो आजम खान जो सत्ता के मेन केंद्र थे वो समाजवादी पार्टी की सरकार में थे। ठीक है। और आज आजम खान उन पर हमलावर जो बीजेपी है उसको फायदा पहुंचाया जाए आजम खान का मुद्दा उठा के, यही मैटर रह गया है। लेकिन एक बीच का रास्ता भी होता है। लेकिन क्या एक बीच का रास्ता होता है? बीच का रास्ता ये नहीं है। बीच का रास्ता ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मुकदमे में फंसा दे, सजा भी करा दे, जलील भी कर दे, यूनिवर्सिटी को मिट्टी में भी मिला दे, और उसके बाद उसी को फायदा पहुंचाने के सारे कवायद किए जाए। आजम खान ऐसा कर रहे हैं? नहीं, आपके सवाल ऐसा कर रहे हैं, और आपके सवाल से वर्गलाए हुए लोग ऐसा सोचेंगे तो वो कर रहे हैं। ये सवाल कहां पैदा होता है? नहीं, मेरा सवाल ये है बीजेपी को फायदा पहुंचे। देखिए, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन उसके साथ साथ एक जो जायज कंसर्न है, जायज चिंताएं हैं, लोगों की फिक्र है। कौन सी काबीना बनी हुई है जो ये देखेगी कि ये लोग जायज मदद कर रहे हैं कि नाजायज मदद? आप देखिए, मैं आपको उन इलाकों का नाम बताना चाहती हूँ। मैं जिन इलाकों का मैंने दौरा किया, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर, यहाँ आम, मैं सिर्फ 4 ही आपको जगह का नाम बता रही हूँ। इन चारों जगहों में मैंने आम लोगों से, आम मुसलमानों से उनकी राय जानी। द वायर पर आप उनके इंटरव्यूज़ देख सकते हैं। मैंने बाकायदा उनसे पूछा, उन्हें दुख है इस बात का कि समाजवादी पार्टी, जिसको पिछले चुनाव में 90% मुसलमानों ने वोट दिया, इतनी बड़ी, चाहे विपक्ष में ही बैठे लेकिन बहुत इज्जतदार उन्हें एक तरह से जगह दी विपक्ष में बैठने की, वो उनके मुद्दों को उस तरह से नहीं उठाते हैं जो उन्हें उठाना चाहिए। आज की डेट में समाजवादी पार्टी की सरकार है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है? ठीक है। मुसलमानों ने वोट इसीलिए दिया कि योगी की सरकार हटाई जाए। इतना सफलता नहीं मिल सकी कि योगी हटे। योगी हट गए होते, अखिलेश बैठ गए होते, तो सवाल बनता कि अब आप बैठ गए हो, हमने आपको वोट दे के बैठा दिया, अब आपने क्या काम किया? लेकिन ये तो नौबत नहीं आई और सवाल बन गया। कैसे सवाल बनेगा? तो विपक्ष में रहते हुए तो क्या आवाज नहीं उठाएंगे? आवाज उठती है, लड़ाई होती है, जितनी क्षमता उतनी क्षमता से लड़ते हैं।
पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। कौन और लड़ रहा है, कौन और मदद कर रहा है, कौन और सामने आ रहा है? घरों पे बुलडोजर चल गए हैं लोगों के, कितने नौजवानों को हमसे जेल ज्यादा में किस बंद पे किया। चला है? तो मैं आप ही की तो बात कर रही हमारी हूं। आंसू पूछने के लिए यही है और पूछ रहे हैं, लेकिन जो मजा लेकर के बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं वो ऐसे सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमारी कौम जज्बाती कौम है, उसको घुमा के यही कहना है अपनी क़यादत पैदा करो। देखो ये कुछ नहीं कर रहा अपनी, मैं कौमी एकता दल बना चुका हूं और चला चुका हूं। ये अपने पैर को कुल्हाड़ी पे पटकने जैसा है। नहीं, मैं यहाँ किसी मुस्लिम पार्टी के नहीं, लिए अभी फौरन ये कहा जाता है वकालत नहीं कर रही हूं। 2 सवाल के बाद तीसरा जवाब हाँ। यही होता है, मुस्लिम क़यादत क्यों मैं नहीं? किसी मुस्लिम पार्टी की वकालत नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि सेक्युलर पार्टियों में सेकुलर पार्टियों में सुनिए, उनकी जगह होनी चाहिए। इस वक्त ऐब खोजने की जरूरत नहीं है। अगर सेकुलर पार्टियों के ऐब में आएंगे तो पहले समाजवादी को छेद करेंगे, उसके बाद कांग्रेस पे चढ़ जाएंगे। मुरादाबाद का दंगा कब हुआ? अलीगढ़ के ताले बनते थे, वहां दंगा। कुल मिलाकर के कि बीजेपी पे हमला ना हो, टारगेट बीजेपी हट जाए, सपा और कांग्रेस को टारगेट बना। चलिए आखिरी सवाल अब आपसे, बिल्कुल आखिरी, वो ये है कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो विपक्ष का स्थान लोकतंत्र में क्या होगा? आप और आपका परिवार और यहाँ की राजनीति को आप किस तरह बदलते हुए देखेंगे? हम तो सिर्फ अपने ऊपर कोई दायरे को समेटना नहीं चाहते। पूरे देश के सवाल पर देश का नुकसान होगा, पूरे देश का नुकसान होगा। हमारे देश में संविधान ही है जिसके वजह से देश के हर नागरिक को कम से कम अपना बचाव करने का अधिकार है। जिस दिन ये संविधान को ये लोग साफ करने में कामयाब हो जाएंगे, उस दिन देश का अब ऊपर वाला जाने क्या होगा। हम समझते हैं कि देश की जनता ये मौका इनको नहीं देगी और इस बार इनका खात्मा निश्चित है। वो मीडिया के लोग एक कवच बन करके छुपाए हुए हैं, सच्चाई सामने ना आए। हकीकत है कि 200 के आसपास ये सिमट रहे हैं और सरकार से बाहर हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए देखते हैं, अभी 1 हफ्ते से भी कम का वक्त बाकी है कि आप जो बातें कह रहे हैं अभी वो सही साबित होती हैं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें बातचीत के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।